तो आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रिक एसिड के, और आज हम नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम बात करने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी एंड यूजेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। Nitric acid. Nitrogen forms oxo acids such as H2N2O2, hyponitrous acid, Wait. HNO2. वेट, नाइट्रोजन फॉर्म्स H2N2O2, हाइपोनाइट्रस एसिड, एक ऑक्सो एसिड है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनना चाहिए ऐसे, H2N2O2। नेक्स्ट, HNO2 nitrous acid. स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? HNO2 नाइट्रस एसिड, तो बनेगा HON डबल बॉन्ड O, होनो, एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, HON डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दो स्ट्रक्चर अक्सर आपको बुक में देखेंगे। फोर्थ बॉन्ड इन केस ऑफ नाइट्रोजन इज ऑलवेज कोऑर्डिनेट, बट एक कंसेप्ट बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट। तो उस केस में आपको स्ट्रक्चर अक्सर आपको मिलेगा बुक में, वो ये मिलेगा ऐसे, यहां पर O 1 2 3 4 5 6 चार्ज नेगेटिव और इस एंड पे चार्ज पॉजिटिव ऐसे। तो आप इससे बात करेंगे तो बेटर आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो नाइट्रिक एसिड की बात करने वाले हैं, बट नाइट्रोजन ऑक्सो एसिड बनाता है हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड, क्या नाम है इसका? नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO2। ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने सैंडमेयर की बात की थी, तो डाई एजोटाइजेशन की बात की थी हमने। NaN2HCl आपस में NaNO2 और HCl आपस में मिलाएंगे तो आपको HNO2 ही मिलता रहा, ठीक है। वहां हमने डिटेल में बात की थी इसकी, और उससे हमने बनाया था डायरेजम सॉल्ट, उसके मैकेनिज्म की बात की थी। बट फिलहाल ये बात है कि नाइट्रिक एसिड में पढ़ना चाहते हैं, और नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सो एसिड है, तो हमारा डिस्कशन होगा आज इस टॉपिक पे HNO3। या आगे बढ़िए। Amongst them, HNO3 is the most important. चलिए आगे। Preparation. A laboratory nitric acid is prepared by heating KNO3 or NaNO3 and concentrated H2SO4 in a glass. देखिए आप किसी भी नाइट्रेट को ले लीजिए, आप लीजिए पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट, और इसको आप रिएक्शन करा दिए H2SO4 से। अगर आप इसके रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से, तो देखिए रिएक्शन को समझना बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि H2SO4 आपको देने वाला है H पॉजिटिव आयन एंड H2SO4 नेगेटिव आयन, ठीक। KNO3 एक आयनिक कंपाउंड है, तो KNO3 आपको देने वाला है K पॉजिटिव और NO3 1 नेगेटिव। ये आपका, आप समझ सकते हो आराम से क्या होने वाला है। ये H पॉजिटिव आयन will combine with HNO3 या NO3 to form simply HNO3। तो इस तरह से आपको आराम से नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा आपको। तो दिस इज सिंपल प्रिपरेशन फॉर नाइट्रिक एसिड। बट ये लेबोरेटरी बना सकते हैं, इसका अमाउंट काफी कम बनेगा। बट अगर आपको मान लीजिए बल्क में बनाना है तो आपको इंडस्ट्रियल जो मेथड है उसकी बात करनी पड़ेगी। और इंडस्ट्रियल मेथड क्या होगा मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान सुनिएगा। पहले समझाता हूं फिर बच्चा पढ़ेगा इसको। देखिए इंडस्ट्री में अगर आपको नाइट्रिक एसिड बनाना हो, तो नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए जो स्टेप्स है, पहले मैं उसकी बात करता हूं फिर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है अमोनिया का ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ काम की बात लिख रहा हूं, इट फॉर्म्स NO, नाइट्रिक ऑक्साइड पहला। और इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक, यानी विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट ही आप ऐसा कर सकते हैं। तो अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, इसको ऑक्सीडाइज करना इतना आसान नहीं होता। तो अगर आपको अमोनिया को अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है तो आपको जो कैटलिस्ट चाहिए वो प्लैटिनम रोडियम गॉस, यानी प्लैटिनम और रोडियम ये दो एलिमेंट्स हैं, गॉस के फॉर्म में चाहिए था आपको, तब जाके आप इसको ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया को आप ऑक्सीडाइज कीजिए NO में। नेक्स्ट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसे आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए तो बनाएगा NO2। नेक्स्ट है NO2 को आप पानी में डिसॉल्व कर दीजिए तो आपको मिलता है HNO3। अब यहां पे कुछ बातें आपकी बुक से डिफरेंट दिख रही होंगी आपको, जरा पढ़ना जरा पढ़ो।
large scale, it is prepared mainly by Ostwald's process. This method is based upon catalytic oxidation of NH3 by atmospheric oxygen. Wait, Ostwald's process. Ostwald's process, कभी आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसका बेसिस क्या है, तो बोलोगे कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। ये पहली लाइन में बोलेंगे कि ऑस्वर्ड प्रोसेस में इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज बेस्ड ऑन द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू गेट नाइट्रिक ऑक्साइड NO। अब बुक पे देखिए अपने लिखा है प्लैटिनम रोडियम गॉस कैटलिस्ट, प्लैटिनम रोडियम गॉस कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करेंगे, जिससे आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा प्लस आपको वाटर मिलेगा। ये ऑब्वियस सी बात है, H will be turning into H2, सिंपल सी बात। आगे चलिए। Nitric oxide thus formed combines with oxygen giving NO2. बिल्कुल, नाइट्रिक ऑक्साइड दैट्स फॉर्म्ड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO2। चलिए आगे चलिए। Nitrogen dioxide so formed dissolved in water to give HNO3. अब एक बात ध्यान सुनिएगा, ये स्टेप में थोड़ा सा मैं कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में डालने पे HNO3 कैसे बन जाएगा थोड़ा मुश्किल है, समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस पार्ट को मैं यहां रब कर रहा हूं और अब सिर्फ इस बात पे हम एम्फसाइज करते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करने के बाद HNO3 कैसे बनेगा। ध्यान सुनिएगा, देखिए अगर आपने NO2 को दे दिया वाटर तो क्या मिलेगा, चेक करना, H2 N and O3, ये HNO3 नहीं है। आप देखिए अगर आप NO2 को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आपको HNO3 कहां मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखिए ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, जिसको वाटर देंगे तो एसिड बनना चाहिए, बट एसिड जो बन रहा है वो आपका H2NO3 बनेगा। आप बोलोगे सर ये तो ऐसे ही होता होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर आप CO2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आप सिर्फ ऐड कर दीजिए H2 क्या CO3 कार्बोनिक एसिड। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर दो तो आपको मिलता है, चेक कीजिए, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। अगर आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर दो तो आपको मिलेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये सारे पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो ये पैटर्न फॉलो क्यों नहीं कर रहा है। अब इस बात पे ध्यान से सुनिएगा, ये पैटर्न फॉलो करेगा, ट्रिक लगाते हैं। जब भी इस पैटर्न को फॉलो करने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या करते हैं, आप इसे कर दीजिए डबल, ध्यान दीजिएगा, इसे आपने कर दिया डबल। अब क्या बन गया, H2N2 हो गया, O कितना हो गया, 2 2 4 1 5, तो H2N2O5 हो गया। अब आप कहोगे सर इससे भी क्या फायदा होगा, HNO3 तो अभी नहीं बना। नहीं 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 नहीं, अब एक काम करते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, इसमें से आप निकाल लीजिए अपना HNO3, क्या बचा, चेक कीजिएगा, HNO। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, समझा रहा हूं कि अगर आप NO2 को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा H2N2O5, जो आप साफ दिख रहा है कि ये आपको देने वाला है दो एसिड्स, HNO3 एंड HNO2। अब मैं आपको एक और से प्रूव करता हूं, ध्यान सुनिएगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, ठीक। अब मैं प्रूव क्या करूंगा आपके लिए, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। एक्चुअल में NO2 कैसे आता है, ध्यान सुनना, इसे कॉम्बिनेशन ऑफ HNO3 एंड HNO2। अब एक काम करें ना, HNO3 का स्ट्रक्चर हो गया ये ऐसे बनाया, HNO2 का स्ट्रक्चर हो गया ऐसे, बता लीजिए। अब एक काम कीजिए, आप इसमें से आप निकाल दीजिए वाटर मॉलिक्यूल, आप निकालिए इसमें से वाटर मॉलिक्यूल, और जब आप इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं तो क्या मिलता है, चेक कीजिएगा, N2O4 यानी कि NO। तो बेसिकली NO2 कैसे आया है, आप HNO3 और HNO2 दोनों एसिड को लीजिए, वाटर बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद आपको NO2 मिलता है, ठीक है। अब NO2 में वाटर डालोगे तो क्या बनना चाहिए,
तो बनाएगा क्या मिलना चाहिए आपको, HNO3 अब एक ध्यान से देखिएगा कि आपका बुक में क्या लिखा है। आप बुक में चेक कीजिए अपनी, तो इसमें क्या लिखा है इसने कि NO2 प्लस H2O दैट गिव्स यू HNO3 प्लस NO। अभी NO कहां मिल गया, ये NO कहां से मिलेगा? सोचिए कि आपको यहां पे NO दिख रहा है, कहीं यहां पे NO दिख रहा है आपको? अब जरा इसकी बैलेंसिंग पे आओ, ध्यान से देखिएगा, बैलेंसिंग पे आइए। इससे क्या किया, 3 चेक करना, 3 NO चेक कीजिए, प्लस मैं सिर्फ बुक के साथ चल रहा हूं, देखिए क्या करते हैं, प्लस H2O। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको क्या कुछ मिल पा रहा है? सोचिए कि अगर आपने ऐसे कर दिया तो ये आपको देगा क्या, H2 चेक कीजिएगा, N कितना हो गया 3, O कितना हो गया 3 2 6 6 7, H2N3O7। सही कर रहा हूं मैं, देखिए H2N3O 3 2 6 1 7। अब इसमें से क्या किया जा सकता है, इसमें से आप निकाल दीजिए सबसे पहले कंपाउंड HNO3, ठीक है, एक और H है, क्या निकाल दिया, HNO2 निकाल दीजिए, ठीक है, क्या बचा चेक कीजिए, कुछ बचा रह गया, 3N25, क्या कुछ बच सकता है? देखिए H2 निकाल दिया आपने, N कितने हो गए 2, एक N बचा, और O कितना बचा है 3 to 5, NO2 फिर भी निकाल गया। देख रहा आपको, ये अजीब सा लग रहा आपको? अब NO2 बचा है, NO बचा है, फिर तो ये NO, फिर ये NO क्यों लिखा है इसने, ये NO क्यों लिखा है? Anyone who can comment on this? आप ये देखिए, अगर मैं इस बैलेंसिंग की बात करता हूं, दोबारा चेक कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आपके बुक में 3 NO2 लिखा है, लिख दिया मैंने, 1 H2O लिखा है, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, उसने कहा ये 2 HNO3 बनेगा, 2 HNO3 कैसे, 2 HNO3 2 HNO3, देखिएगा 2 HNO3, 2 H हो गए, ठीक है, N कितने हो गए 3, ठीक है, और यहां कितना O कितना है 7, तो कितना बचा NO, समझे आप, ऐसे आएगा, ठीक। बट आप याद रखिएगा कैसे हुआ, ये सारी चीज कॉम्प्लिकेट होगी आपके लिए, मैं इसको सिंपल कर देता हूं। सिंपल सी बात ये है कि अगर आप NO2 की बात करेंगे तो NO2 कहां से आता है, ठीक है, यानी स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको किसी एसिड को अचीव करना है तो जिस स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में आपने वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया होता है वो डिसाइड करेगा कि कंपाउंड क्या बनेगा। तो अगर आपको HNO3 चाहिए सिर्फ, ठीक है, तो आपको NO मिल जाएगा किसमें, एक्सेस में, अलग से मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप ध्यान देखिएगा, दोबारा बता रहा हूं, मैंने हमने कैसे बात की, अगर NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए आपने, ध्यान सुनिएगा ध्यान से, और आप NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और वाटर का 1 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो कॉम्बिनेशन ये बनेगा H2N2O5 which gives you 2 acids। कौन से एसिड देंगे, HNO3 और HNO2। लेकिन अगर आपने 3 NO2 ले लिए, आपने 1 H2O मॉलिक्यूल ले लिया, तब आपको क्या मिलेगा, 2 HNO3 और 1 NO3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो आपको ये नहीं सोचना है, फिर आपको यहां नहीं सोचना, आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि अब आपको क्या मिल जाएगा, 2 HNO3 प्लस NO। तो और अक्सर बच्चों को लगता है सर ये कैसे आया, 2 HNO3 कैसे आया और फिर NO कैसे आ रहा है अलग से, इसीलिए मैंने आपको सारी कहानी बताई जिससे आपको ये समझ आना चाहिए ये कैसे आया। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, तो ये एस्पेक्ट एनसीईआरटी में नहीं, किसी भी बुक पे मिलना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, तो इसलिए समझ लीजिए कैसे हुआ। मैंने कहा NO2 कैसे बनता है, तो डियर NO2 बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ HNO3 और HNO2, ठीक है। ये बात मुझे नहीं पता थी, मैं तो ये कंफर्म किया, कैसे किया, मैंने NO2 को H2 में ऐड किया था, सिर्फ NO2 को, कुछ नहीं मिला, एक NO2 को एक H2 में ऐड करो, कुछ भी नहीं मिलता आपको। अब आपने क्या किया, 2 NO2 को आपने ऐड कर दिया तो आपको H2N25 मिला, जिसके 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये, और यहां पे अब आपको NO नहीं मिलेगा। अगर आपने 2 NO2 यूज किया है तो आपको NO नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने 3 NO2 यूज कर लिया प्लस H2 यूज कर लिया तो आपको H2N3O7 मिल रहा है, which simply means 2 HNO3 और एक NO मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इक्वेशन ये दे रखी है, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अक्षत आगे चलते हैं। अक्षत, Although the formed is recycled,
and the aqueous HNO3 can be concentrated by distillation up to nearly 68% by mass. Wait. Further concentration. अरे भैया एक मिनट वेट सुनो. NO formed can be recycled. कर सकते ना. क्योंकि अल्टीमेटली आपने नाइट्रिक ऑक्साइड से फिर दोबारा करना है NO2. आप सोच के देखिए यहाँ जो NO मिल रही है आपको उसे आप रिसाइकल कर लीजिए. क्यों? अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने पे NO मिलती है. NO को आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं NO2 में. तो ये जो आपको NO मिला है उसे आप रिसाइकल कर लीजिए. दोबारा NO से क्या बनाएंगे आप? NO2 आप आराम से बना सकते हैं. तो इसलिए कुछ भी वेस्ट नहीं होगा. इंडस्ट्री में कोई सा प्रोसेस आप अगर यूज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में वेस्ट नाम की चीज नहीं होनी चाहिए. तो रिसाइकलेबल जो प्रॉपर्टी होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसी भी इंडस्ट्री की. इसलिए इस प्रोसेस को इंडस्ट्रियल प्रोसेस बोलते हैं. किसने दिया था? ओस्टवर्ड ने. ठीक. एक बार और बता रहा हूं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विल बी कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट. कौन सा? प्लैटिनम रोडियम गॉस कैटलिस्ट. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट बात, बड़ी अच्छी बात बोली बच्चे ने. नाइट्रिक एसिड जो यहां बनेगा, आप समझ सकते हैं आपने इसमें पानी ऐड किया हुआ है. को पानी ऐड कर रहा है. ठीक है. तो नाइट्रिक एसिड जो आपको मिलेगा वो आपको डिस्टिल आउट करना पड़ेगा. और डिस्टिल आउट करने के बाद आपको नाइट्रिक एसिड मिल सकता है एट द मोस्ट 68%. एट द मोस्ट 68%. इससे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म आपको नहीं मिल सकता है. आप वीडियो पॉज कीजिए और बताइए ऐसा क्यों. इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा कि भाई नाइट्रिक एसिड जो आपको मिल रही है वो आप 68% ज्यादा आप डिस्टिल आउट नहीं कर सकते. पता क्यों? इट इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप. और एजियोट्रोप लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम कंपोजिशन को मेंटेन करते हैं. यानी कि दे कांट बी सेपरेटेड आउट इवन बाय द यूज ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. मैंने क्या बोला? एजियोट्रोप्स का जो मिक्सचर होता है उससे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी आप अलग नहीं कर सकते. तो नाइट्रिक एसिड आपको जो है मिलेगा तो मिलेगा एट द मोस्ट 68%. अब बात ये आती है कि अगर आपको नाइट्रिक एसिड लेबोरेटरी में आपको मिलेगा यही 68%. सपोज आपको नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेट करना हो तो इसका तरीका ये होता है कि इसको पास कर दीजिए, इस वेपर्स को पास कर दीजिए थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. क्यों? क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है. स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है. वो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है. और उसके बाद उसे कॉन्सेंट्रेट कर देगा. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कभी भी कि कोई भी कंपाउंड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा. इसका जवाब क्या होगा और किसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है. मतलब इसी पी ब्लॉक में बताऊंगा आपको कि अगर कोई सब्सटेंस डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तो उसके पास खास बात क्या होना चाहिए, यह बात करेंगे. चलिए आगे बात करते हैं. Further concentration to 98% can be achieved by dehydration with concentrated H2SO4. Properties. It is a colorless liquid. Freezing point 231.4 Kelvin and boiling point 355.6 Kelvin. बस एक चीज मैं ऐड करूंगा. जितने कॉन्सेंट्रेट फॉर्म होते हैं, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, अगर आप लैब में आप यूज करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत गाढ़ा होता है. नाइट्रिक एसिड भी कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में काफी गाढ़ा होगा, बहुत मुश्किल से फ्लो करता है. ऐसा क्यों होता है? इसी चीज को मैं पूछ सकता हूं कि नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड और सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड आर सिरपी नेचर. सिरप बहुत गाढ़े होते हैं. ठीक है. ये नेचर क्यों होता है नाइट्रिक एसिड का या सल्फ्यूरिक एसिड का? बहुत सिंपल आंसर है, हाइड्रोजन बॉन्ड. बस नाइट्रिक एसिड आपस में इंटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड भी अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और इसीलिए वो बहुत मुश्किल से मूव करते हैं. इससे अगर कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर सिरपी इन नेचर, सिरप के फॉर्म मिलता है. क्यों? दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड. क्या प्लीज आगे चलिए अक्षत. Laboratory grade nitric acid contains nearly 68% of HNO3 by mass and has a specific gravity of 1.504. आगे बढ़ो. In the gaseous state, HNO3
exists as a planar molecule with the structure as shown. देखिए गैस स्टेट में इसका जो स्ट्रक्चर होता है आप कैसे बनाते हैं, HON डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन। तो गैस स्टेट में इट एग्जिस्ट एज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसे मान के चलो N डबल बॉन्ड O और यहां पे O, ठीक इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। चलिए आगे बात करते हैं। In aqueous solution, nitric acid behaves as a strong acid, ये simple giving सी बात है, hydronium and nitrate ions. Nitric acid in aqueous solution is a very good acid, so it simply donates H positive ion आराम से। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। Concentrated nitric acid is a strong oxidizing agent and Wait. attacks most metals Wait. except noble metals. Wait. So, concentrated sulfuric acid will be acting as a very strong oxidizing agent. अब यहाँ थम जाइए, तो ये कुछ नई बात आने वाली है। देखिए बहुत सिंपल सी बात समझिए आप। अब आपके पास 4 8 8 रिएक्शन का सेट आएगा। इन 8 रिएक्शन को से कैसे तैयार करना है मैं भी टिक सिखाऊंगा आपको, आप उससे तैयार कर लेंगे। आप बताते कैसे। देखिए नाइट्रिक एसिड का नेचर क्या होना चाहिए आपसे पूछा है, तो सिंपल सी बात समझो कि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5, ठीक है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है जो हाईएस्ट है। नाइट्रोजन +5 से ऊपर जा नहीं सकता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय नाइट्रोजन इज +5। अगर ऊपर नहीं जा सकता है तो वो कौन सा एजेंट काम नहीं करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। अगर वो अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। आई रिपीट, अगर नाइट्रोजन अपने आप को +5 से ऊपर नहीं ले जा पा रहा है तो अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, और अगर अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता तो एज रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं कर सकता। तो कौन सा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जितने भी एसिड आप जानते हैं, चाहे वो परक्लोरिक एसिड हो, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे फॉस्फोरिक एसिड हो, खासतौर से हम 3 की बात करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इनमें नाइट्रिक एसिड बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड आता है, उसके बाद आता है फॉस्फोरिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अमंग द एसिड्स, ऐसे कह सकते हैं इन दोनों में खासतौर से। अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी को आप कैसे बताएंगे, मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान सुनिएगा। द ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन पे बहुत डिपेंड करती है, बहुत। यानी अगर डाइल्यूट आप लेंगे तो मामला अलग, आप कॉन्सेंट्रेट लेंगे तो मामला बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब हम 2 एलिमेंट्स की बात करेंगे, कॉपर एंड जिंक की ऑक्सीडाइजिंग, इन पे नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी। अब चेक ये करेंगे कि अगर मान लीजिए नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर ये किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या करेगा, रिड्यूस। खुद तो क्या करेगा, रिड्यूस। किस में, ये अपने आप रिड्यूस करेगा या तो NO में या N2O में। याद रहेगी बात, नाइट्रिक एसिड अपने आप रिड्यूस करेगा या तो NO में या फिर N2O में। NO में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा नाइट्रोजन का +2 और N2O में होगा +1। तो +5 से +2 और या +1 जाने की एबिलिटी अच्छी खासी है। जितना नीचे जाएगा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर आपने सोचा कि कॉपर से रिएक्शन कराएं, एक जनरल सी बात सोचो, कोई सा भी मेटल है, कॉपर है मान लीजिए, अगर आपने इसको नाइट्रिक एसिड दे दिया तो भाई क्या बनाएगा, रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, आसान सुनो, कॉपर विल टेक नाइट्रेट वाला पार्ट। अच्छा क्यों, छोटी सी बात है, मेटल है तो चार्ज पॉजिटिव दिखाएगा ना, और नाइट्रेट पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। भाई सीधी सी बात देखो, H पे चार्ज नेगेटिव है, NO3 पे चार्ज, सॉरी H पे पॉजिटिव है और NO3 पे नेगेटिव है। कॉपर विल टेक NO3 वाला पार्ट, ऐसा करेगा। अब कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, तो आपको 2 वैलेंसी होती है, +1 एंड +2। मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है, तो +2, ये हमने डी ब्लॉक में पढ़ा है ना। कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, +1 एंड +2। तो आप हमेशा लेंगे जो हाईएस्ट, उसकी हाईएस्ट नहीं, स्टेबल, मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो होगा वो CO2 पॉजिटिव होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखिए क्लास 9th में कॉपर की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, नाइट्रेट कितना हो गया बच्चा, -1, किस क्रॉस करते हैं तो फॉर्मूला क्या आएगा, CuNO3 खत्म। यानी कॉपर इससे मिलने के बाद ये बनाने वाला है,
तो एक चीज फिक्स हो गई क्या कि कॉपर प्लस HNO3 मिलने के बाद बनाने वाला है CuNO3 होल ट्वाइस। चलिए ठीक है। अच्छा इस HO क्या होगा, पानी बनाएगा, उसमें क्या बात हुई, क्या बनाएगा, पानी। अच्छा मुझे कैसे पता पानी बनाएगा, उसका रीजन whenever metal reacts with salt, तो बोल रहा हूं whenever metal reacts with acid it forms salt and water। पता है ना, क्लास 10 से पढ़ते हैं। मेटल है, मेटल नेचर कैसा, बेसिक होता है। ऑफ कोर्स ऑक्साइड का नेचर बेसिक होगा, फाइन, बट मेटल अल्टीमेटली बेस की तरह काम करेगा ना, ठीक है। सो मेटल और HNO3 रिएक्शन करेगा, सॉल्ट तो पक्का बनेगा, बन गया और पानी बनेगा। अब बात ये आती है दिस रिएक्शन शुड बी रॉक्स। अगर रॉक्स होनी चाहिए तो इसको आप चेक कीजिएगा, कॉपर अपने आप ऑक्सीडाइज कर रहा है इसमें, इस फॉर्म में है ना, तो कुछ रिडक्शन भी तो होगा। रिडक्शन तो किसी का हुआ नहीं यहाँ पे, तो रिडक्शन किसका होगा, दिस NO3 पार्ट विल बी रिड्यूसिंग इटसेल्फ। अब किसमें करेगा, ये इंटरेस्टिंग है। कॉपर के केस में आपको मिलता है NO, समझे, क्या मिलता है, NO। तो आप देखो कितना सिंपल हो गया, कॉपर ने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराई, इट फॉर्म्स कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर, सिंपल हो गया। अब इसी का ले लो, ये कब है, जब आपने HNO3 लिया डाइल्यूट फॉर्म, ये तब जब ये दिल से बात कर रहा हूं, मतलब दिल से कहता है नो, दिल से क्या कहता है, नो, ऐसे याद रखो, दिल से नो, ठीक है, दिमाग से यस बोलेगा, देगी। अगर मान लीजिए कॉपर का आपने दे दिया HNO3, कौन सा भाई, कॉन्सेंट्रेट, अब क्या होगा, क्या चीज कॉमन है, ये तो पक्का बनेगा, कोई शक ही नहीं, ये भी पक्का बनेगा, कोई शक ही नहीं। अब याद देखिएगा, यहां बनता है NO2। अब आप इसे कैसे समझ सकते हैं, समझना बड़ा आसान है। अगर आपको ये याद रहा कि दिल से नो बोल रहा है, यार क्या दिल से नो बोल रहा है, राइट, तो डियर NO चेक करना, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो इसको भी तो ऑक्सीडाइज करेगा। अगर इस रिएक्शन में NO बनेगा, उसे भी ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें, NO2 में। तो NO2 में ऑक्सीजन से कितना है, +4। हुआ क्या, चेक कीजिएगा, यहां भी बनना तो NO था, बट क्या हुआ, नाइट्रिक एसिड इसे भी ऑक्सीडाइज कर देगा, किसको, NO को, किसमें, NO2 में। इसलिए यहां पर आपको NO2 दिखाई देता है, ठीक है। तो दो रिएक्शन आपको याद हो गई। अब देखिए दो रिएक्शन और है, जिंक की अगर आपने दे दिया रिएक्शन किससे, HNO3 से, किससे, अगेन डाइल्यूट, तो ऑफ कोर्स सॉल्ट बनेगा, क्या, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस क्या बनेगा, वाटर। अब इस केस में क्या बनता है, मैंने बताया था आपको दो ऑप्शन है, जब ये ऑप्शन आप यूज कर चुके हो कॉपर में, तो अब बचा क्या, ये वाला ऑप्शन कर दो, सिंपल, क्या बनेगा, N2, ठीक है। और इसी को अगर मैं देता हूं कॉन्सेंट्रेट HNO3, अगर इसी को मैं देता हूं कॉन्सेंट्रेट HNO3, तो क्या बनेगा। अब देखिए आपको लग रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं, अरे मैं बुक पे देख रहा हूं क्या रिएक्शन करते हुए, नहीं देख रहा, मुझे कैसे याद है, जैसे मुझे याद है वैसे आपको सिखा रहा हूं, सीधी सी बात। तो रटने जरूरत नहीं होती है, बच्चा रटेगा, बिल्कुल नहीं, समझ लो, रटना तो है ही नहीं केमिस्ट्री में, समझ लीजिए तो चीजें याद रहेंगी। ध्यान सुनिएगा, जिंक प्लस HNO3 कॉन्सेंट्रेट क्या बनेगा, ये चीज तो बनेगा नहीं, बल्कि कितना आसान है, ZnO3 बनेगा प्लस क्या बनेगा, H2 बनेगा, पक्का बनेगा। अब क्या होगा भाई, जब इसकी औकात NO को ऑक्सीडाइज करने की थी, चेंज किया NO2 में, N2 को भी तो ऑक्सीडाइज कर देगा, कौन, HNO3, क्या बनेगा, सेम चीज NO2। कितना सिंपल हो गया, यानी कॉन्सेंट्रेट में दोनों ही कंडीशन में सेम चीज बन रही है, सॉल्ट, वाटर एंड NO2, बट डाइल्यूट में यहां बनता है NO और यहां बनता है N2O। इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसी तरह से चीजें आपको याद रहती है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए अच्छे आगे बढ़िए। Except noble metals such as gold and platinum, the products of oxidation depend upon the एक चीज और भी, शायद आपने एक चीज मेंशन किया गया,
चलिए पढ़ लीजिए, चलो पढ़िए। of oxidation depend upon the concentration of the acid, temperature and the nature of the material undergoing oxidation. फास्ट पढ़ो। Zinc reacts with dilute nitric acid to give N2O and with concentrated acid to give NO2. Some metals, example chromium, aluminum, do not dissolve in concentrated nitric acid because of the formation of passive film of oxide on the surface. वेट। देखिए, एक सिंपल सी बात समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रिक एसिड कैन बी स्टोर्ड, कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर, हाउ? नाइट्रिक एसिड कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर, तो कैसे होगा? उसकी वजह सुनिए। वजह बहुत सिंपल सी बात है कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन से बनता है Al2O3। क्यों भाई? तो नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइजेस एल्यूमिनियम टू व्हाट? Al2O3। और Al2O3 फॉर्म्स अ पैसिव लेयर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट फॉर्म्स अ पैसिव लेयर। देखिए, कोरोजन होने के लिए दो लेयर की बात करते हैं, एक्टिव लेयर, पैसिव लेयर। फॉर एग्जांपल आयरन के केस में, आयरन में जब ऑक्सीडेशन होता है तो इट फॉर्म्स एक्टिव लेयर, जिससे कि कोरोजन फर्दर होता रहता है। पर इन केस ऑफ एल्यूमिनियम इट फॉर्म्स पैसिव लेयर, जैसे कोरोजन फर्दर होता ही नहीं। जबकि Al2O3 की जो लेयर है वो एल्यूमिनियम के चारों तरफ एक फिल्म की तरह चढ़ जाएगी, ठीक है, जिससे कि फर्दर उसका ऑक्सीडेशन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इफ यू वांट टू ट्रांसपोर्ट नाइट्रिक एसिड यू कैन यूज द कंटेनर मेड ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक, आगे बढ़िए प्लीज। Concentrated nitric acid also oxidizes non-metals and their compounds. Iodine is oxidized. अब देखिए, अब 4 रिएक्शन में सेट आ रखा है। अब देखिए, मैं आपके तरफ देख रहा हूं, मैं एनसीईआरटी नहीं देख रहा, ठीक है? आपको लगेगा मैंने चीज रटी हुई है, नहीं रटी नहीं हुई है, समझिए। अब चेक कीजिएगा, फर्स्ट रिएक्शन देखिएगा, उसमें लिखा आयोडीन लिखा है, सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, आयोडीन, सल्फर, कार्बन एंड फॉस्फोरस, ऐसा लिखा होगा। अब चेक कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, अगर नाइट्रिक एसिड, क्या सुनना, नाइट्रिक एसिड अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद को करता है रिड्यूस, किसमें? NO2 में और वाटर बनाता है। चेक करना, HNO3 खुद तो करेगा रिड्यूस और क्या बनाएगा? वाटर। और जिस नॉर्मल की बात कर रहे हैं, अब ध्यान सुनना, आयोडीन को, I2 को चेंज करता आयोडिक एसिड, क्या नाम है? आयोडिक एसिड। सल्फर को चेंज करता है सल्फ्यूरिक एसिड में, फास्फोरस को चेंज करता है फास्फोरिक एसिड में, और कार्बन को चेंज करता है CO2 में। अब आपको लगेगा मैं कर क्या रहा हूं, मुझे चीज याद क्यों? समझिए ना भाई, आयोडीन को HiO3 में ऑक्सीडेशन नंबर +5, आयोडीन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, बट +7 लाने की औकात नहीं। चेक कर लेते हैं, HiO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट I कितना आएगा? H पे चार्ज +1 प्लस I पे चार्ज +3 इंटू -2, कितना हो गया? इक्वल टू 0, कितना हो गया? -6, इधर कितना हो गया? 6, ये -1, कितना हो गया? 5, ठीक, +5। सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड में चेक कीजिएगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6, फास्फोरस और फास्फोरिक एसिड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5, एंड कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? +4, चेक कीजिएगा। और आयोडीन माय डियर लीस्ट नॉन मेटलिक कैरेक्टर होता है, लीस्ट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नीचे, एस्ट्रोनाइट का मेटल होता ही है, ठीक है, इसलिए ये +5 तक ही जा पाया, अदरवाइज +7 तक चले जाता, ठीक है डियर। तो आयोडीन को आयोडिक एसिड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में, एंड कार्बन को, इन तीनों एलिमेंट्स को उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में भेजा है इसने। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि एलिमेंट्स को उनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे भेजने की पावर है इसमें।
ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोबारा सुनिए, आयोडीन को आयोडिक एसिड में याद कर लीजिए, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, एंड कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करेगा। खुद क्या करेगा? रिड्यूस। किसमें? NO2 में। और पानी तो बनता है, क्योंकि H जो है वाटर फॉर्म में निकलेगा। हो गया रिएक्शन यार, सिंपल। अब एक और चीज, बैलेंसिंग के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं रिएक्शंस की तो बैलेंसिंग याद कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि वहां मैं बैलेंसिंग कर लूंगा एग्जाम में, तो पॉसिबल नहीं कर पाएंगे आप। एंड दिस ओनली एस्पेक्ट मेक्स पी ब्लॉक टू गेट कमांड डिफिकल्ट। खैर मैं आपको बताऊं, एक ट्रिक है बैलेंसिंग करने की भी, वो मैंने एक वीडियो में बना रखा है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन थ्रू मैथमेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, एक छोटा सा आपको मैं नहीं छोड़िए, अभी रह जाएगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। वो वीडियो मैं आप शेयर कर दूंगा आपको, आप देख लीजिए उसको। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस का नाम से है, क्लास 10th में वीडियो मैंने बना रखी हो उनके प्ले लिस्ट में, मैं डाल दूंगा प्ले लिस्ट में पी ब्लॉक की, उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें से आप बैलेंसिंग आप सीख जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चलिए क्या अक्षय पढ़िए जरा फटाफट। Iodine is oxidized to iodic acid, carbon to carbon dioxide, sulfur to H2SO4, and phosphorus to phosphoric acid. Brown ring test. Wait. The Very familiar famous. brown ring test for nitrate depends on the ability of Fe2+. अक्षय एक मिनट देखो, वेरी फेमस ब्राउन रिंग टेस्ट, सब लोग करते हैं इसको, बहुत बहुत मजा आता है ब्राउन रिंग टेस्ट करें। ऐसे मेरी रिंग बन रही है, एज इफ शादी में यूज करोगे। एनीवे, अब बात ये आती है कि ब्राउन रिंग टेस्ट किसको बोलते हैं? नाइट्रेट का टेस्ट करते हैं। पहली बात आपको बता दूं शुरुआत करने से पहले कि ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों दिया करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, ठीक है, रेयरली आपको ये बात कहीं मिलेगी किसी बुक में। नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों ही ब्राउन रिंग टेस्ट देते हैं, ये आप याद रखिएगा। पहली बात, यहां पर नाइट्रेट की बात करेंगे कि ब्राउन रिंग टेस्ट कैसे होगा। अब जरा बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात, में कहूंगा, पहले जरा याद कीजिए कि ब्राउन रिंग टेस्ट आप कैसे करते हैं। कैसे करते हैं आप टेस्ट उसको? सबसे पहले आप लेते हैं सॉल्ट, उसके बाद आता है एक्वा सॉल्यूशन, उसमें ऐड करते हैं FeSO4, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। उसके बाद मिक्स हो गया वो, उसके बाद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को आप बिल्कुल टेस्ट ट्यूब को ऐसे टिल्ट कर लेते हैं और H2SO4 को आप ऐसे ट्रांसफर करते हैं, बिल्कुल ऐसे किनारे से ग्लास के ऐसे करके ट्रांसफर करते हैं, ऐसे आता है। और जहां वो मिलता है वहां पे एक रिंग बन जाती है ब्राउन कलर की, बड़ी प्यारी से बिल्कुल, और उसी को आप बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बड़ा मजा आता है करने में से। रिंग कभी बनती है नहीं बनती, आज जैसे आप ऐसे ऐसे करेंगे खत्म, रिंग खत्म। चलिए, यानी कुछ बना जो टूट गया, सीधी सी बात। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, बुक में दे लिखी है, जैसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या होना है? FeSO4 क्या देगा आपको? ये आपको देगा Fe2 पॉजिटिव आयन एंड SO4 नेगेटिव आयन। सिंपल है ना कि भाई FeSO4 आपको देने वाला दो चीजें, Fe2 पॉजिटिव आयन एंड SO4 नेगेटिव आयन। समझ गए? अब आपने इसको डाला है कहां पे? सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट आयन। चलिए, नाइट्रेट आयन फॉर्मूला क्या हो गया? NO3 नेगेटिव। क्या सुनना, एक रास की बात बताऊंगा, रास की बात। Fe2 पॉजिटिव आयन ऑब्वियसली अपने आप को चेंज करता है किसमें? Fe3 पॉजिटिव आयन, और NO3 को रिड्यूस करेगा किसमें? NO में। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। Fe2 पॉजिटिव आयन NO3 नेगेटिव आयन को रिड्यूस करता है NO में, और खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज किसमें? Fe3 पॉजिटिव। अच्छा, ये जो आपका Fe2 पॉजिटिव है ये कॉम्प्लेक्स बनाता है वाटर के साथ, FeH2O6 2 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ठीक है, देखिए आपने बनाया एक्वा सॉल्यूशन फेरस सल्फेट का, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा FeH2O6 2 पॉजिटिव। इसमें आपका आता है NO एज अ लिगेंड, तब इसको बोलेंगे नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम। अब ये लिगेंड का नाम हो गया है नाइट्रोसोनियम।
ठीक है, ध्यान सुनते रहिए, बहुत बढ़िया बात बताऊंगा आपको, बिल्कुल राज की बात। और इस नाइट्रोसोनियम आयन को अगर आप इसमें लेके आएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसके 6 है, 6 ही मेंटेन करेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe H2 हो जाएंगे 5 और यहां बनेगा आयन और एक चार्ज 2 पॉजिटिव। चेक कीजिए, सेम इक्वेशन देखिए, ठीक। और ऑब्वियसली रॉस रिएक्शन है, रिक्वायर्स मीडियम, मीडियम कौन सा होगा, एसिडिक, ठीक है। और अगर H पॉजिटिव है तो लिखा होगा यहां पे H2, बड़ी बात नहीं, सिंपल सी बात होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स है एक्वा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, मतलब नॉर्मल एक्वा कॉम्प्लेक्स, हालांकि इसे क्या बोलेंगे, हेक्सा एक्वा Rn2, ये कॉम्प्लेक्स है, नाम बताऊं, हेक्सा एक्वा Rn2। इसमें आप NO को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं माय डियर, तो आपको मिल रहा है FeH2O5NO2 पॉजिटिव, और इसी का कलर होता है ब्राउन, यही आपका ब्राउन रिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कॉम्प्लेक्स बना है। खास बात, राज की बात यह है, एकमात्र कॉम्प्लेक्स आपने आज तक ऐसा देखा होगा जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसमें आयरन का ऑक्सीजन स्टेट +1 है। आज तक सुना आपने कि आयरन का ऑक्सीजन स्टेट +2 या +3, ये पहला कंपाउंड आपके सामने बोर्ड पे है जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। पता क्यों? क्योंकि NO पे चार्ज 1 पॉजिटिव होता है, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है, और इसी वजह से Fe पे ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ रहा है इस केस में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पॉपुलर ब्राउन रिंग टेस्ट, नोट कर इस बात को। तो इतनी बात थी नाइट्रिक एसिड के बारे में। आई होप आपको बात समझ में आएगी, समझ में आई होगी। कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक गुड केयर, बाय बाय।